बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। वो जगह जो धरती है बौद्ध भिक्षुओं की, जहाँ से शुरुआत होती है कई ऐसी नदियों की जो पड़ोसी देशों की जीवन रेखा है। वो जगह जहाँ मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत भी हैं और बर्फ़ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियाँ भी। ये कहानी है उस देश की जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। ये कहानी है शांति की, सहनशीलता की, इंसानियत की, प्रेम की, खूबसूरती की, लोगों के दृढ़ संकल्प की। ये कहानी है जन्नत की। ये कहानी है तिब्बत की। तिब्बत हमेशा से चीन का भाग नहीं था। एक समय पे वो आज़ाद देश हुआ करता था। बुद्धिज़्म से पहले तिब्बत में बौद्ध धर्म माना जाता था और ये तिब्बत के झांगजुआंग रीजन में प्रचलित था। लगभग फर्स्ट सेंचुरी बीसी में नयत्री सेनपो ने यारलुंग डायनेस्टी की नींव रखी। आने वाले कई सालों में इस डायनेस्टी ने तिब्बत को लगभग 42 राजा दिए। तिब्बतन बुद्धिस्ट सोर्सेस के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सेनपो जो हैं वो मगध के राजा के बेटे थे। वहीं दुन हुआंग क्रॉनिकल के अनुसार ये मान्यता है कि ये हेवन से एक यारला शैम्पो नामक एक पवित्र माउंटेन पे उतरे थे। इनके हाथ वेब्ड थे और आईलिड्स नीचे से बंद होती थी और लोकल्स इन्हें भगवान ही मानते हैं। तिब्बतन मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि पहली तिब्बतन इमारत यानी कि यून बुल्हा कंग पैलेस इन्हीं के लिए बनाया गया था। जिस साल ये राजा बने उसे पहला साल माना जाता है तिब्बतन कैलेंडर का। लोसर यानी कि तिब्बतन न्यू ईयर वो भी इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। यारलुंग डायनेस्टी के 42 राजाओं में से सबसे प्रसिद्ध 3 राजा रहे जिन्हें धर्मा किंग्स ऑफ तिब्बत भी कहा जाता है। वो हैं सोंगसन गैम्पो, त्रिसोंग देत्सन एंड राल्पेचेन। इन्होंने ही बुद्धिज़्म को तिब्बत में फैलाया। सोंगसन गैम्पो 33वें राजा बने यारलुंग डायनेस्टी के और इन्होंने तिब्बतन एम्पायर की नींव रखी। इन्होंने बुद्धिज़्म को फॉर्मली अपने राज्य में इंट्रोड्यूस कराया और जोखांग का निर्माण कराया, जहाँ पर तिब्बतन बुद्धिस्ट मंदिर और गेलुग मॉनेस्ट्री सिचुएटेड है। यहाँ पर अक्षोभ्या बुद्धा की मूर्ति भी है जो उनकी नेपाली रानी अपने साथ लाई थी। और जो वो साक्या मुनि की मूर्ति है जो उनकी चाइनीज़ रानी अपने साथ लाई थी। उनकी 6 रानियाँ थीं जिनमें से वेंचुंग चीन के टैंग किंगडम से थी और भृकुति नेपाल की लिच्छावी डायनेस्टी से। इन दोनों ने ही बुद्धिज़्म को तिब्बत में फैलाने में एक अहम किरदार निभाया। इनके समय में ही तिब्बतन स्क्रिप्ट थॉनमी संभोता द्वारा बनाई गई जो कि ब्रह्मी और गुप्ता स्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड है। इन्होंने अपनी राजधानी यारलुंग वैली से कीचू वैली में शिफ्ट की जो बाद में ल्हासा के नाम से जानी जाती है। इसी दौरान तिब्बत ने बहुत सारे देशों से कुछ कुछ सीखा और लिया। भारत से आर्ट ऑफ राइटिंग और धर्म, चाइना से हैंडीक्राफ्ट्स और एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम्स, नेपाल से मटेरियल वेल्थ और ट्रेजर्स, मंगोल से लैंड और उघर से मॉडल लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसी दौरान बुद्धिस्ट टेक्स्ट को संस्कृत से तिब्बतन में ट्रांसलेट करना शुरू किया गया। त्रिसोंग देत्सन जो हैं वो 37वें राजा बने तिब्बत के। इन्होंने भी बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार में एक अहम किरदार निभाया। निंगमा जो एंशिएंट स्कूल है तिब्बतन बुद्धिज़्म का, उसकी शुरुआत की गई। सोवा रिग्पा जो कि एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम है तिब्बत का, उसकी भी शुरुआत इन्हीं के दौर में हुई। इन्होंने एक फेमस डिबेट जो 2 सालों तक चली वो कराई जो कि लगभग 792 से 794 के दरमियान हुई, जिसे काउंसिल ऑफ ल्हासा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्धनाथ जो कि काठमांडू वैली में सिचुएटेड है उसका निर्माण कराया। इन्हीं के समय में पद्म संभवा, शांतारक्षिता और कमला शिला ने बुद्धिस्ट तंत्र और फिलॉसफी को राज्य में प्रचार प्रसार किया। 783 में तिब्बत और चीन के बीच हुए समझौते में चाइना ने तिब्बत को वो भाग लौटाया जो आज का चिंघाई है। श्री राल्पचैन को सन ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये 44वें राजा बने। इनके समय में तिब्बत में काफ़ी भाग चीन, भारत, नेपाल, किंगडम ऑफ खोतान, बाल्टी, झांगझुआंग आदि भी शामिल हो गए। इनकी मिलिट्री पावर काफ़ी हद तक मजबूत थी। जो कि गेंगिस खान के पोते थे, इन्होंने तिब्बत इन्वेजन के ऑर्डर दिए। गोदान खान के आग्रह पे साक्या पंडित उनके कोर्ट में गए और गोदान को एक बीमारी से ठीक किया
उसके बाद गोदान उनके अनुयायी बने और बुद्धिज्म को अपनाया। साक्या पंडित और उनके नेफ्यू ने मंगोलियन स्क्रिप्ट भी बनाई जिसका नाम है फेग्सपा स्क्रिप्ट। 5वें दलाई लामा नागावांग लोब्सांग ग्यात्सो पहले दलाई लामा बने जिनके पास पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल दोनों लीडरशिप रोल्स थे। इन्होंने तिब्बत को यूनिफाई करने में एक अहम किरदार निभाया। इन्होंने ही पोटाला पैलेस का निर्माण कराया और इन्हें ग्रेट फिफ्थ के नाम से भी जाना जाता है। 1904 में ल्हासा कन्वेंशन साइन किया गया ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में। उस समय ल्हासा चिंग डायनेस्टी के प्रोटेक्शन में था। ये ट्रीटी 1903 से 1904 के बीच ब्रिटिश एक्सपेडिशन जो कि फ्रांसिस यंग हस्बैंड के नेतृत्व में हुआ था उसका रिजल्ट थी। इसके बाद 1906 में एंग्लो चाइनीज कन्वेंशन हुआ। इस ट्रीटी के अनुसार तिब्बत को 75 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना था। तिब्बत को अन्य विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। 1911 के जिनहाई रेवोल्यूशन के बाद ज़्यादातर भाग जो आज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का पार्ट है उन्होंने चाइना से इंडिपेंडेंट होकर अपनी गवर्नमेंट बनाई। इसे ही हम पॉलिटिकल तिब्बत कहेंगे और वो भाग जहाँ तिब्बतन एथनिसिटी के लोग ज़्यादा हैं उसे हम एथनिक तिब्बत कहते हैं। 17 पॉइंट्स एग्रीमेंट को 1951 में तिब्बतन्स ने मजबूरी में साइन किया। उसकी पूरी अलग कहानी है जिसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस एग्रीमेंट के अनुसार तिब्बत को ऑटोनॉमी दी जाएगी ऐसा कहा गया। चाइना बुद्धिस्ट रिलीजन का सम्मान करेगा और चाइना अपने सिविल और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ल्हासा में एस्टैब्लिश करेगा। इसके साथ ही तिब्बतन लोग यूनाइट होंगे और जितने भी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस तिब्बत में हैं उन्हें वहाँ से निकालना होगा। पर दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी के अनुसार कोई भी फॉरेन आर्मी जो तिब्बतन सॉइल पर कभी भी रही है वो है मंचू आर्मी जो 1912 के वक्त में थी और 17 पॉइंट्स एग्रीमेंट के समय पर बस कुछ यूरोपियंस ही तिब्बत में मौजूद थे। इसी के साथ अपराइजिंग शुरू हुई खाम और आमदो प्रोविंस में 1956 के दौरान। क्योंकि दोनों प्रोविंसेस चाइना के चाइनीज लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का हिस्सा बन चुके थे, इसीलिए इनके अगेंस्ट अपराइजिंग्स शुरू हुई। स्ट्रीट्स पे सोवियत एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग्स शुरू हुई। तिब्बतन रिफ्यूजीज ल्हासा आए और उन्होंने चूशी गंगद्रुक नाम से रेजिस्टेंस आर्मी बनाई। र्यूमर्स फैली कि चाइनीज दलाई लामा को अरेस्ट करना चाहते हैं और उसके बाद दलाई लामा भारत पहुंचे। ये एग्रीमेंट एक तरह से ब्लूप्रिंट रहा है चाइना के 1 कंट्री 2 सिस्टम फॉर्मूले का, एग्जैक्टली जो हांगकांग पर अप्लाई है। बहुत प्रोटेस्ट आज तक की जा रही हैं अलग अलग जगहों से ताकि एक आज़ाद देश को आज़ादी मिल सके। ये छोटी सी कहानी थी तिब्बत की। धन्यवाद।